हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शोभा कमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वो है साइकोन। और साइकोन के अंदर बात करेंगे इसकी हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। साइकोन को स्काइफा नाम भी डी लोवन फेल्स ने 1936 पे दिया। स्काइफा समुद्री वासी व छिछले पानी में उत्तरी अटलांटिक तटों में अधिक पाए जाने वाला जंतु है। यह एकल या कॉलोनी में स्थानबद्ध समुद्री तटों के समीप उछले हुए जल में आंशिक रूप से डूबा मिलता है। यह किसी चट्टान का आधार से चिपका मिलता है। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी या आकारों की तो स्काइफा के शरीर की जो बाह्य परत है वह डर्मल एपिथीलियम जो बहुभुजी पिनेकोसाइट्स की बनी होती है। इसमें परत न होकर कई स्थानों पर छिद्र होते हैं जिन्हें ओस्टिया एवं ओस्कुलम कहते हैं। ओस्कुलम स्काइफा के ऊपरी सिरे में खुलती है। इसके चारों ओर मोनोएक्सिस स्पिक्यूल्स की झालर पाई जाती है जिससे ओस्कुलर फ्रिंज कहते हैं। पिनेकोसाइट्स स्काइफा में इनकरंट कैनाल एवं स्पंजोसील का भीतरी अस्तर या लेयर बनाती हैं जिसे एंडो पिनेकोसाइट्स कहते हैं। शरीर के बीचों बीच एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी पर गैस्ट्रल एपिडर्मिस का अस्तारण होता है। गैस्ट्रल एपिडर्मिस एवं डर्मल एपिथीलियम के बीच एक जिलेटिन परत पाई जाती है, उसे मेसोग्लिया कहते हैं, जिसमें कई अमीबोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं। रेडियल कैनाल विशेष प्रकार की कोशिकाओं से अस्तारित होती हैं जो कीप या कोलर या कोइनेसाइट्स सेल्स कहलाती हैं। ये सेल्स फ्लैजिलेटेड होती हैं। अब बात करते हैं कैनाल सिस्टम की। तो पोरीफेरा में नाल तंत्र का पाया जाना एक विशिष्टता है जिसमें वाटर करंट पैदा किया जाता है। उससे भोजन, श्वसन, उत्सर्जन एवं जनन जैसी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं संपादित होती हैं। स्काइफा में शरीर भित्ति अंतर्वलन एवं बहिर्वलन द्वारा एकांतरित रूप से होकर कैनाल सिस्टम बनाती है। इसमें साइकेनोइड टाइप्स कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसमें निम्न प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उनमें कई पार्ट होंगे, जिसमें से मुख्यतः होता है ओस्टिया, जिसको डर्मल पोर्स के नाम से जानते हैं। इन करंट कैनाल की बाहरी द्वार एक पतली झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं जिसे पोर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इस झिल्ली में छिद्रों की संख्या 2 या अधिक हो सकती है।
जिनसे जल बाहर का जल स्पंज के शरीर से अंदर प्रवेश करता है। इन छिद्रों को ओस्टिया या डर्मल पोर्स कहते हैं। ओस्टिया छिद्रों के चारों ओर मायोसाइट्स का आवरण होता है, जिससे छिद्र का व्यास कम व अधिक होता है। इसी से जल की मात्रा का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं इनकरंट कैनाल की। इनकरंट कैनाल का परिवर्धन या निर्माण शरीर की भित्ति के अंतर्वलीन होने से होता है। ये कैनाल ओस्टिया द्वारा बाहर खुलती है, परंतु अंदर से बंद होती है। इस नाल का अस्तरण पिनेकोसाइट्स का बना होता है। अब बात करते हैं प्रोसोफाइल्स की। इनकरंट कैनाल्स एवं रेडियल कैनाल्स में अंतरकोशीय अवकाश द्वारा खुलता है। दोनों कैनाल्स के बीच में एक वाल्व्स की भांति प्रोसोफाइल कार्य करता है। शीशों में ये पोरोसाइट्स कहलाता है। इसी के माध्यम से जल करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जल आता है। अब बात करते हैं रेडियल कैनाल की। रेडियल कैनाल का परिवर्धन शरीर की भित्ति की बहिर्वलन प्रक्रिया से बनता है, जो फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स से आस्तरित होता है। रेडियल कैनाल बाहर से बंद होती है, परंतु अंदर की ओर स्पंजोसील में खुलती है। इनकरंट एवं रेडियल कैनाल परस्पर समांतर एक एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होती है। एपोफाइल्स या अपन कह सकते हैं इंटरनल ओस्टिया। रेडियल कैनाल एवं स्पंजोसील के बीच एक डायफ्राम जैसी संरचना होती है, जो चारों ओर से संकुचनशील पेशी कोशिकाओं यानी मायोसाइट्स से घिरी रहती है, जो एक वाल्व की भांति एपोफाइल्स कार्य करता है। यह रेडियल कैनाल के जल को स्पंजोसील में भेजने का कार्य करता है, परंतु वापस आने से रोकता है। स्पंजोसील स्काइपा का एक खोखला केंद्रीय भाग है, जिसकी दीवारें पिनेकोसाइट्स द्वारा आस्तरित होती हैं। अब करते हैं बात ओस्कुलम की। तो स्पंजोसील का एक शिखरस्थ छिद्र जो ओस्कुलम कहलाता है, यह बाहर की ओर खुलता है। ओस्कुलम में अवरोधक धानियाँ लगी रहती हैं, जो मायोटॉम्स सेल्स द्वारा आस्तरित रहता है। ओस्कुलम मोनोएक्सिस स्पिक्यूल से घिरा रहता है, जो ओस्कुलम झालर बनाती हैं। अर्थात यदि इनकी एक सिस्टम की बात करें तो वाटर करंट इन थ्रू ओस्टिया, आफ्टर इनकरंट कैनाल थ्रू प्रोसोफाइल, देन रेडियल कैनाल थ्रू एपोफाइलस, then spongocele after osculum, and water current is out. This is the सिनकोइड कैनाल सिस्टम इन स्काइपा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम की। वाटर करंट स्काइपा के शरीर में कई कार्य करते हैं, जिनमें से नंबर 1 है न्यूट्रिशन या पोषण, यानी जल की धारा के साथ अनेक सूक्ष्म जीव एवं भोजन कणों को ग्रहण करता है, जिससे स्काइफा को भोजन मिलता है। रेस्पिरेशन या श्वसन,
जलधारा द्वारा पहुंचने वाले पानी में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, जो स्काइपा को सेल्स को ऑक्सीजन प्रदान होती है तथा CO2 शरीर के बाहर कोशिका द्वारा त्यागी जाती है। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन जलधारा द्वारा स्काइपा उत्सर्जित पदार्थों एवं CO2 घुले पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं तथा अपचित खाद्य पदार्थों को भी जलधारा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है या कर दिया जाता है। रिप्रोडक्शन या जनन स्काइफा में प्रोटोजिनी अर्थात स्त्री पूर्वता होने के कारण इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यह क्रिया जलधारा द्वारा ही संपादित होती है। अब बात करते हैं स्काइफा या साइकोन में कोशिकीय संगठन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। स्काइफा एक डिप्लोब्लास्टिक जंतु होता है, अर्थात डर्मल लेयर पिनेकोडर्म तथा गैस्ट्रिक लेयर कोइनोडर्म की बनी होती है। दोनों के मध्य असेलुलर थिक एवं जिनेटिल मेसेनकाइम्स होती हैं, जिस पर स्पिकुल्स एवं एमीबोट्स सेल्स होती हैं। स्काइपा की सभी सेल्स सरल संरचना बनाती हैं या सरल प्रकार की संरचना होती है, परंतु इनके कार्य के अनुरूप आकार की भिन्नता पाई जाती है। सेल्स ऑफ एक्टोडर्म या बाह्य भित्ति में कोशिकाएं। नंबर 1 बात करते हैं पेनिकोसाइट्स। पेनिकोसाइट्स आकार में बड़ी, चपटी एवं बहुभुजाकार एपिथेलियल सेल्स जो एक दूसरे से सटी रहती हैं। यह इनकरंट, एक्सकरंट एंड स्पंजोसील का आस्तरण करती है। ये संकुचनशील होती हैं, जिसमें शरीर की सतह घट बढ़ सकती है। बात करते हैं पोरोसाइट्स की या रंध्र कोशिकाएं की। तो रंध्र कोशिकाएं आकार में लंबी व नलिका युक्त होती है। ये पिनेकोसाइट्स में निश्चित दूरी पर स्थित होती है। इनके द्वारा इनकरंट कैनाल फ्लैजिला चैम्बर में खुलती हैं। ये अत्यंत संकुचनशील होती है। इनके सिकुड़ने से कोशिका द्रव्य की पतली झिल्ली ओस्टिया पर फैला देती है, जिससे ओस्टिया बंद हो जाती हैं और ये कोशिकाएं पिनेकोसाइट में रूपांतरण से बनती है। अब बात करते हैं सेल्स ऑफ एंडोडर्म्स की। एंडोडर्म्स में कोइनोसाइट्स सेल्स जो गोल अंडाकार होती है तथा ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में या कक्ष में पाई जाती है। ये स्काइफा के भ्रूण की एंडोडर्म के बनाती है। इसके अगले सिरे पर एक मुलायम पारदर्शी व लचीला कॉलर होता है, जो शक्तिशाली फ्लैजिला के आधार को घेरे रहता है। कोइनोसाइट्स के आधार भाग में एक केंद्रक, 2 रिक्तिकाएं तथा धागों के समान राइजोप्लास्ट से केंद्रक जुड़ा रहता है। कोइनोसाइट्स पानी की धारा को अंदर खींचकर पाचन, उत्सर्जन तथा जनन जैसे कार्यों को सहयोग प्रदान करती है तथा भोजन को पकड़ने एवं उसका पाचन करने में भी सहायक होती है। सेल्स ऑफ मेसेनकाइम्स, जिसमें एमीबोसाइट्स सेल्स। अमीबोसाइट्स सेल्स अनियमित आकार की होती हैं, जो सूडोपोडिया द्वारा मेसेनकाइमा में
घूम फिर सकती है। आकार, परिमाण एवं सूडोपोडिया की प्रकृति एवं उपस्थिति पदार्थों के आधार पर अमीबोसाइट्स को निम्न भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कोलेनोसाइट, नंबर 2 क्रोमोसाइट्स और नंबर 3 आर्क्योसाइट्स। बात करते हैं कोलेनोसाइट्स की। तो कोलेनोसाइट्स से सूडोपोडिया लंबे, पतले व ब्रांच्ड होते हैं जो आकार में छोटी होती हैं। इनके शाखित सूडोपोडिया एक जाल बनाते हैं जो बहुकेंद्रिकी होते हैं। ये अन्य जंतुओं की संयोजी ऊतक की भांति कार्य करते हैं। क्रोमोसाइट्स की बात करते हैं तो इनमें सूडोपोडिया लोब्स प्रकार के होते हैं। इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में रंग या कलर पाए जाते हैं। आर्क्योसाइट्स की बात करते हैं तो आर्क्योसाइट्स अविभेदित पूर्ण कोशिकाएं हैं। इनमें सूडोपोडिया कुंठित एवं केंद्रक बड़ा होता है। इनमें केंद्रिका स्पष्ट होती हैं। ये कोशिकाएं जनन कोशिकाएं भी बनाती हैं। आर्क्योसाइट्स का कार्य की बात करते हैं तो ये भोजन व उत्सर्जनीय पदार्थों को आदान प्रदान करने, अंडाणु एवं शुक्राणुओं को परिवर्धित तथा रीजनरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीम्यूल का निर्माण भी इन्हीं सेल्स के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं थिसोसाइट्स की। इनमें सूडोपोडिया पाली रूपी होते हैं। इनमें संचित भोजन भरा रहता है। अब बात करते हैं स्क्लेरोब्लास्ट्स की। ये सेल्स जंतु के कंकाल की स्पिकुल्स को बनाती हैं। स्रावित किए पदार्थों की प्रकृति के आधार पर स्क्लेरोब्लास्ट को 3 भागों में बांटते हैं। एक केलियोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट एंड स्पंजियोब्लास्ट। केलियोब्लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिकुल्स बनाती हैं। सिलिकोब्लास्ट सिलिका के स्पिकुल्स बनाती हैं और स्पंजियोब्लास्ट स्पंज फाइबर्स बनाते हैं। अब बात करते हैं ग्लैंड सेल्स की। ये कोशिकाएं एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करती हैं जिसमें जंतु किसी भी आधार पर चिपक जाते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पिकुल्स की। स्काइपा में स्पिकुल्स का निर्माण स्क्लेरोसाइट सेल्स के स्त्रावण द्वारा होता है। इन कोशिकाओं का उद्भव जो एपिब्लास्ट से होता है परंतु मेसेनकाइम में स्थानांतरित हो जाते हैं। स्पिकुल्स का निर्माण या परिवर्धन स्क्लेरोसाइट्स के जीवद्रव्य में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के एक पतले एक्सिस सूत्र के रूप में शुरू होता है जो धीरे धीरे स्क्लेरोसाइट्स के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित कर उस पर चढ़ाती हैं जिससे संपूर्ण स्पिकुल्स पर कार्बनिक पदार्थ का आवरण चढ़ा दिया जाता है। स्पिकुल्स के निर्माण के दौरान स्पिकुल्स के लंबे होने के दौरान 2 भागों में विभाजित होकर 2 स्क्लेरोसाइट्स का निर्माण करती हैं। इनमें बाहरी वाली थिकर सेल तथा अंदर वाली फाउंडर सेल्स होती हैं। थिकर सेल स्पिकुल्स की लंबाई के लिए जिम्मेदार होती है।
थैंक यू।